नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज मार्च का महीना एंड हो रहा है, कल मार्च महीना एंड हो जाएगा आपका और 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है ना। 30 सितंबर 2024 ईस्वी को आपका एग्ज़ाम है। 30 सितंबर 2023 को भी एग्ज़ाम हुआ था आपका और 30 सितंबर 2025 को उसके बाद एग्ज़ाम होगा। अगर आप 30 सितंबर 2024 चूक जाते हैं किसी भी कारण से तो आपका एग्ज़ाम जो है फिर एक साल आपको वेट करना पड़ेगा। इस वीडियो में किन किन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। मेरा वीडियो ऐसे ही फोकट का मैं जोक सुनाने नहीं आता हूँ, ना तो मोटिवेशन। सब बच्चे मोटिवेटेड ही हैं, सब मोटिवेटेड ही हैं, बिल्कुल हैं। संकट से जूझ रहे हैं, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्ट्रगल से बड़ा मोटिवेशन और क्या होता है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग बात करेंगे। पहले ही मैं बता देता हूँ, आपके पास समय का अभाव होगा, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट होंगे तो फोकट का वीडियो क्यों देखेंगे। हम लोग इसमें मेंस के संबंधित कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे, आंसर राइटिंग के बारे में। उसके पश्चात कुछ गाइडेंस की चर्चा भी करेंगे और कुछ अच्छे आंसर भी मैं दिखा दूंगा। और जो छोटे छोटे आप गलतियां करते हैं आंसर राइटिंग के दौरान, आपको ये लगता है कि एग्ज़ाम में मैंने बहुत ही अच्छा लिखा है, फिर आप वहाँ पर कचरा करके आ जाते हैं, तो उन चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे। अच्छा है कि सारा कचरा आप यहीं पर कर लें, प्रैक्टिस के दौरान कर लें। ये जो 6 महीना अभी आपके पास है उसमें घस लें जितना घसना है। हर दिन घसिए, हर रोज़ पढ़िए, डेली 4-5 घंटे मिनिमम पढ़िए। जॉब में है तब तो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। तो जितना आप कचरा यहाँ पर कर लेंगे, एग्ज़ाम में आपको उतना ही सुखद अनुभूति प्राप्त होगा और वहाँ पर आप खुशी होकर बाहर निकलेंगे एग्जामिनेशन हॉल से। और अगर आप यहाँ पर काम चोरी करेंगे तो फिर वहाँ पर आपको काफ़ी परेशानी होगी। आपको बार बार पानी पीना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ये कहाँ से सवाल पूछ लिया, आज तक पढ़ा ही नहीं था। वही शौक लगेगा जो 69 बीपीएससी पीटी देते समय लगा था। मैं डराता नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके लिए अच्छा ही बोलता हूँ, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कौन सा महीना है। अप्रैल शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में, और अप्रैल से लेकर आपके पास कब तक का समय होगा, अगर ईमानदारी पूर्वक देखें तो 15 जून तक का आपके पास में समय होता है। 15 जून तक का मैंने क्यों बोला, क्योंकि 15 जून के पश्चात पीटी के लिए ही मुख्य रूप से फोकस किया जाता है। मुख्य रूप से आप पीटी के लिए ही फोकस करेंगे। हाँ, मेंस के लिए आप अगर चाहें तो 1-2 सवाल लिख लिया, सप्ताह में 2-3 सवाल लिख लिया, इतना कर सकते हैं। फुल्ली पीटी फुल्ली मेंस जो होता है ना, ये कहीं कहीं आपको परेशान कर देगा। फुल्ली पीटे ही है 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर, उसके पश्चात ही 15 दिन, तो काफ़ी बोर हो जाएंगे आप फैक्ट पढ़ के। बीच में लिख लेंगे, लेकिन एक एम जो रखते हैं ना लोग, लक्ष्य बनाकर, वो यही रखते हैं कि 15 जून तक कम से कम आप मेंस को अच्छा सा ध्यान देकर पढ़ें। पढ़ना क्या होता है भाई, तो सब्जेक्ट जो हैं आपके, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उसके पश्चात करंट अफेयर है, ठीक है। साइंस जो है ये आपका साइंस एंड टेक भी हो जाता है और साइंस भी हो जाता है। अब साइंस एंड टेक और साइंस दोनों ही आपके पीटी और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। मेंस में साइंस नहीं पूछा जाता है, केवल साइंस एंड टेक पूछा जाता है, लेकिन पीटी में साइंस एंड टेक और साइंस दोनों पूछे जाते हैं। आपको ये पता होगा, 69 बीपीएससी में पूछा गया था। तो यही वो सारे सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया और मिडेवल हिस्ट्री हो गया। मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा कल परसों में, जिसमें आपको गाइडेंस ही समझाऊंगा। मैं अच्छे से टारगेट करके आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो सभी सब्जेक्ट का एक छोटा सा टारगेट बना लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, अगर 15-15 दिन भी देंगे एक सब्जेक्ट को, 20-20 दिन भी देंगे तो भी आपका अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। अब हिस्ट्री जो है, इसमें तो मुख्य रूप से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। एंशिएंट और मिडेवल का 11th की जो एनसीईआरटी है ओल्ड वाली, एक बार उसको रीडिंग मार दीजिए। एक बार, मात्र एक बार भी अगर आपने सही से रीडिंग मार दिया, उसके पश्चात घटना चक्र भी अगर प्रैक्टिस करके चले गए तो पीटी में एक सवाल नहीं छूटेगा, गारंटेड होता है। घटना चक्र अगर आप प्रैक्टिस करके चले गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री का, एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपका पीटी में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पॉलिटी की चर्चा करें, पॉलिटी में पीटी का इतना आसान है, अगर आपने घटना चक्र सही से प्रैक्टिस किया और यूपीएससी प्रीवियस ईयर जो सवाल आते हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर को, उसको प्रैक्टिस कर लिया तो पॉलिटी का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। लेकिन सबसे बड़ी डायलेमा में क्या जीते हैं आप लोग, बताऊं मैं आपको। लग रहा होगा ना कि मास्टर तो हलवा बना दिया, बोल रहा है ये प्रैक्टिस कर लो, वो कर लो, लेकिन सब कुछ हो जाएगा। कुछ कहीं नहीं होने जाना है। पता है क्यों? क्योंकि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। कैसे समझ में नहीं आएगा? क्योंकि आपने सब्जेक्ट तो पढ़ना है नहीं। सब्जेक्ट जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक उसका प्रैक्टिस आप करने बैठेंगे तो, लेकिन वो रटना होता है, प्रैक्टिस नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि अभी पढ़ने पर ज़रा सा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस उसके पश्चात आएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास
3.5 महीने से ज़्यादा का समय होगा। 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर, उसके पश्चात भी 15 दिन का समय बचेगा। पहले सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए, खुद से पढ़कर। मास्टर कोई भी पढ़ाएगा 10%, 20%, 40%, 50% समझ में आ जाएगा, और हो सकता है 100% भी समझ में आ जाए, लेकिन प्रैक्टिस करते समय मास्टर के बातों को आप रखकर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे बहुत ही महीन फैक्ट होते हैं जिसमें आप गलतियां कर बैठेंगे। इसलिए पढ़िए, सब्जेक्ट को पढ़िए, खुद से पढ़िए। थोड़े बहुत मैं तो पढ़ाऊँगा ही, बाकी खुद से पढ़िए। चलिए देखते हैं कुछ सवालों को, देखते हैं मेंस का सवाल, और मेंस आंसर राइटिंग की चर्चा करेंगे हम लोग डिटेल में कि मेंस आंसर राइटिंग किस प्रकार से आपको करना चाहिए, अप्रोच क्या रखे सवालों को लेकर। बार बार मैं ये वीडियो बना कर इसीलिए समझाता हूँ, अप्रोच क्या रखे सवालों को लेकर। अप्रोच का तात्पर्य क्या होता है, उसका एक शानदार सा उदाहरण मैं देने जा रहा हूँ आपको। चलते हैं एक एक सवाल को देखेंगे। दल बदल वाला भी डिस्कस करेंगे हम लोग, महाद्वीपीय संचलन भी डिस्कस करेंगे। GS2 के मुख्य रूप से सवाल होंगे आज, GS1 का भी एक सवाल होगा, और उसके पश्चात से GS2 ही होगा मुख्य रूप से। जैसे ये सवाल है, क्या है सवाल, सवाल को ज़रा पढ़िए। इसमें अच्छे खासे 30 मार्क खान स्टूडेंट्स ने भी कचरा करके रख दिया, गलतियां कर दिया। उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। क्षम योग्य नहीं था, क्षमा नहीं देना चाहिए था, मुझे सारा काट देना चाहिए था, लेकिन फिर भी दे दिया मैंने मार्क्स। दया आ जाता है मुझे इन लोगों पर। देखो क्या लिखा हुआ है कि भारत में आने वाले भूकंपों के प्रमुख कारण कौन से हैं। कीवर्ड्स घेरना मैंने सिखाया था। आप लोगों को तो बोर होते होंगे कि बार बार एक ही चीज़ बोलते रहते हो। कीवर्ड्स घेरना, बैक टू द बेसिक। जिन लोगों का बेसिक जितना अच्छा होता है ना, बेसिक हर चीज़ में, किसी भी फील्ड में आप जाइए, पढ़ाई से लेकर किसी भी फील्ड में, उतना ही अच्छा आपकी पकड़ होगा उस चीज़ पर। बैक टू बेसिक कहने का तात्पर्य है कि सवाल आपने पढ़ा ही नहीं। कई सारे बच्चों ने कि देखिए यहाँ पर क्या बोला है मैंने कि भारत में भूकंप आने के प्रमुख कारण कौन से हैं, भारत को किस प्रकार से भूकंप जोन में बांटा गया है। कारण जब भी आप लिखेंगे, ज्योग्राफी सब के जो सवाल होते हैं उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है ना, कि ज्योग्राफी के सवाल की खासियत ये होती है कि उसमें जब भी आप कुछ भी ऐसा बोलते हैं, जैसे पहला कारण आप इसमें क्या लिखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक, यही तो लिखेंगे ना, प्लेट टेक्टोनिक लिखेंगे। भाई टेक्टोनिक प्लेट जो है, भारत के प्लेट, भारत और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट टकरा रहे हैं, जिसके कारण से भारत में हिमालय के क्षेत्र में भूकंप आते हैं। सबसे पहला बड़ा कारण तो यही। अब आपने लिख दिया इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेटों का टक्कर हो रहा है। कहाँ पर टक्कर हो रहा है, बिहार में हो रहा है क्या? आपको मैप बनाकर दिखाना पड़ता है। यही अंतर होता है स्मार्ट तरीके से आंसर राइटिंग करने में और कहानियों लिखने में। इस एक फ़ोटो बना दीजिए, वहाँ पर बस ये लिख देंगे ना आप, यूरेशियाई प्लेट है ऊपर, नीचे भारत और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, दोनों के बीच टक्कर के कारण भूकंप उत्पन्न हो रहा है। तो जो आप 5 लाइन का फकरा लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शब्द भी बच जाएंगे आपके और कॉपी भी अच्छा दिखेगा आपका। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिखने का तरीका में थोड़ा सुधार करना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, भारत में भूकंप आने के प्रमुख कारण। एक और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 30 मार्क खान होते हैं, क्या वो बोलते हैं कि भारत में ज्वालामुखी के कारण कहाँ भूकंप आती है। अंडमान निकोबार भारत का ही हिस्सा है, वहाँ पर ज्वालामुखी के कारण भूकंप आती है। अंडमान निकोबार में एक जीवित ज्वालामुखी भी है, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, बैरन आइलैंड करके है। उसके पश्चात जो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी आते हैं, उसके कारण भी भारत के तटों पर भारत में कई बार भूकंप महसूस किए गए हैं। तो ये कारण है, भारत में भूकंप का कारण ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार के क्षेत्रों में कई बार ज्वालामुखी के कारण भूकंप उत्पन्न हुए हैं। पिछले भविष्य में भी होने की संभावना है और पास्ट में भी हुए हैं। इंडोनेशिया भूकंप के वो रिंग ऑफ फायर में आता है, तो वहाँ पर जो ज्वालामुखी कई बार उत्पन्न हुए हैं, उसका प्रभाव भारतीय क्षेत्र में भी देखा गया है। 2004 का सुनामी याद कीजिए, जिसमें इंडोनेशिया में भूकंप के कारण से बहुत ही भारी स्तर पर सुनामी आई थी भारत में, तो एक कारण ये भी है। तो सभी कारणों को यहाँ पर लिखना था, चित्र सहित लिखना था। जब भी आप लिखते हैं तो जिसमें भी संभव है चित्र वहाँ पर जरूर बनाइए। उसके पश्चात इसमें क्या बोला गया, दूसरा हिस्सा क्या है कि भारत को किस प्रकार से भूकंप जोन में बांटा गया है। दूसरा हिस्सा ये है इसका कि भारत को भूकंप जोन में किस प्रकार से बांटा गया है। तो भूकंप जोन 4, 5, 2, 3, 4 ऐसे ही करके है ना, 2, 3, 4, 5 ये बनाया गया है। भूकंप जोन 1 तो होता नहीं है, तो उसको अगर आपने बनाया है तो उसको मैप पर दिखाना पड़ता है आपको कि कौन से क्षेत्र भूकंप जोन 5 में आते हैं, कौन से भूकंप जोन 4 में आता है, और जो अलग अलग राज्य हैं उनके नाम सहित आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब एक और सवाल देखिए जरा आपदा प्रबंधन से। कौन सा सवाल है ये, देखिए आपदा प्रबंधन से एक सवाल की गारंटी होती है BPSC में। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से एक सवाल की गारंटी होती है, मतलब बाढ़,
भूकंप, सूखा, ये सब आपदा प्रबंधन में हो गया। अर्बन जो फ्लड होते हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए ये सवाल क्या था, और ये सवाल बीपीएससी मेंस का सवाल है। क्या पूछा था मैंने, बिहार में बाढ़ की समस्या का मूलभूत कारण कौन से हैं? बिहार में बाढ़ की समस्या के मूलभूत कारण कौन से हैं? इसका वैज्ञानिक समाधान क्या हो सकता है? क्या पूछा था मैंने? समाधान पूछा था। किसका पूछा था? बाढ़ का समाधान पूछा था। लोगों में पता है क्या लिखा है इसमें? ऐप बना लेंगे, ऐप बना के बाढ़ की समस्या का समाधान करने जाएंगे। तो इसीलिए तो बिहार के लोग डूब जाते हैं। किस प्रकार से आप ऐप बनाने की बात करें? मैं आपसे वैज्ञानिक समाधान पूछ रहा हूँ और आप ऑफिसर बनेंगे तो क्या बोलोगे? सर ऐप बना लेते हैं। किस चीज़ का ऐप? तो हम चेतावनी दे देंगे। तो चेतावनी देने से ठीक है, लोग आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बाढ़ रुक जाएगी क्या? आपसे पूछा गया है कि बाढ़ की समस्या का वैज्ञानिक समाधान बताइए। समाधान पूछा गया है। समाधान का तात्पर्य होता है कि बाढ़ को रोकना। आप तो जब फ्लड आ गया है तो उसके पश्चात को उपचार बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ? समाधान पूछा जा रहा है। सवाल के डिमांड को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मैंने तो 3 नंबर 3.5 नंबर तक फिर भी दे दिए। जिन लोगों ने समाधान नहीं लिखा है उनको भी दे दिए हैं। लेकिन वो क्या है बताइए? कई सारे लोगों ने लिखा पुनर्वास करवा देंगे लोगों का। पुनर्वास करवाने से बाढ़ रुक जाती है क्या? किस प्रकार से लिखते हैं आप? जरा पढ़ तो लीजिए पहले कि क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि इसका वैज्ञानिक समाधान क्या हो सकता है। साइंटिफिक सॉल्यूशन पूछा गया है आपसे। साइंटिफिक सॉल्यूशन में क्या होता है? लोग पुनर्वास करवा देंगे आप, बताइए। बहुत कम बच्चों ने, बहुत कम उंगलियों पर गिने जा सकते इतने कम बच्चों ने सही आंसर लिखा था साइंटिफिक समाधान। जिस साइंटिफिक समाधान को अभी मैं आंसर में आपको दिखाऊंगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर बंधुओं? मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपसे सवाल कई बार पूछा जाता है, आप उसको बिना पढ़े जब हड़बड़ी में अटैम्प्ट कर देते हैं ना, तो सवाल के मूल डिमांड को आप समझ नहीं पाते हैं। आपने पहला लाइन पढ़ा, बिहार बाढ़ की समस्या, आपको लग गया कि बाढ़ की समस्या समाधान, बस इतना। समाधान में क्या, बिना सोचे समझे जो मिला सब लिख दो। साइंटिफिक समाधान पूछा गया है। अगर मुझे केवल समाधान पूछना रहता तो मैं वैज्ञानिक शब्द क्यों लिखता? मुझे शौक है क्या भारी भरकम शब्द दो, बच्चों को डराओ? वैज्ञानिक समाधान, बीपीएससी मेंस का सवाल है, उसने भी वैज्ञानिक समाधान ही पूछा हुआ है, साइंटिफिक सॉल्यूशन। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले कम से कम 2 से 3 बार उसको पढ़िए, उसका मूल भाव समझिए, डिमांड समझिए, तब जाके कलम चलाना शुरू कीजिएगा। अगर आप बिना सोचे समझे हड़बड़ी में लिख देंगे तो वही आपने मूवी देखी है 12th फेल, जिसमें क्या हुआ था, टूरिज्म पर पूछा गया था लेखा, उसने टेररिज्म पर लिख दिया था। तो वही वाला आपके हाथ भी एग्जाम में होगा। एग्जाम देकर आएंगे ये सब आंसर लिख के बकवास वाली चीज़ें, और आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। फिर मेंस में नहीं होगा तो फिर बोलोगे आपकी नहीं हुआ मेंस में। ये मूल कारण होता है। और कुछ सवाल को भी डिस्कस करते हैं, फिर आंसर भी मैं दिखाऊंगा। 1 सेकेंड आपका बर्बाद नहीं करूंगा, बस ध्यानपूर्वक देखिएगा आंसर का। और आंसर अंत में दिखाऊंगा मैं, 1-2 आंसर दिखाऊंगा आपको, साइंटिफिक समाधान वाले भी दिखाऊंगा, इंट्रो कंक्लूजन भी लिखना मैं सिखा दूंगा, किस प्रकार से लिखा जाता है वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले 1-2 और सवालों को डिस्कस करते हैं। देखिए कौन से और सवाल हैं। एक सवाल था जो कुछ दिन पहले मैंने पूछा था। क्या पूछा था मैंने कि दल बदल विरोधी कानून अपने उद्देश्यों में किस सीमा तक सफल हुआ है? ये यूपीएससी मेंस का सवाल है। जो भी मैं सवाल देता हूँ ना, ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने मन से फ्रेम करके कुछ भी दे देता हूँ। सवाल देने से पहले मुझे घंटों सोचना पड़ता है, या देखता हूँ मैं अलग अलग जगहों पर कि किस प्रकार का ट्रेंड रहा है उस टॉपिक से पूछने का, क्या जो मैं सवाल दे रहा हूँ वो रेलेवेंट भी है कि नहीं है, कि वही कुछ भी पूछ ले रहा हूँ। वही नहीं होता है, रिलेवेंट चीज़ें ही पूछता हूँ। ये सवाल देने से पहले बीपीएससी, यूपीएससी, अलग अलग पीसीएस सभी के सवाल मैंने खंगाले कि दल बदल टॉपिक से सबसे बढ़िया सवाल किसने पूछा हुआ है, तो यूपीएससी ने पूछा हुआ है। यूपी वालों का भी सवाल बड़ा अच्छा रहता है कभी कभार, हिस्ट्री वगैरह के। तो देखिए सवाल में क्या पूछा गया उसको ज़रा समझिए। दल बदल विरोधी कानून अपने उद्देश्यों में किस सीमा तक सफल हुआ है? इसका तात्पर्य है कि कुछ सीमा तक तो असफल भी हुआ होगा। डिकोड कीजिए अच्छे से। क्या ये विधायिका के सदस्यों की वैचारिक आज़ादी को कम करता है? क्या आपको लगता है कि दल बदल का जो कानून है ये विधायिका के सदस्यों की वैचारिक आज़ादी को कम करता है? वैचारिक आज़ादी का मतलब होता है कि आइडियोलॉजिकल जो उनके इंडिपेंडेंस होते हैं, विचारधारा की जो आज़ादी होती है, जैसे कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है, थोड़ा सा लिबरल लेफ्ट की तरफ में है, जैसे बीजेपी है उसका क्या है, उसका राइट में है। तो राइट और लेफ्ट का राजनीति तो समझते ही होंगे आप लोग, है ना। दक्षिणपंथी विचारधारा बोलते हैं बीजेपी की विचारधारा
विचारधारा को, उससे कौन कौन मैच करते हैं, तो शिवसेना, अकाली दल, ये सब दक्षिणपंथी विचारधारा में आ गए। लेफ्ट लिबरल में कौन कौन से आ गए, तो जैसे सपा आ गई, समाजवादी विचारधारा, जैसे कांग्रेस है, जैसे ममता दीदी का हो गया, ये हो गया लेफ्ट लिबरल विचारधारा। बिल्कुल लेफ्ट भी नहीं है और बिल्कुल ही लिबरल भी नहीं है, दोनों का संयम मेरे थ्रू होता है इसमें। इसमें दक्षिणपंथी भी रह सकते हैं कांग्रेस में और वामपंथी भी रह सकते हैं। इस प्रकार का विचारधारा, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो उस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो होता है, आइडियोलॉजिकल जो इंडिपेंडेंस होता है, क्या उसको मूल जो दल बदल कानून है ये उसको कुचल देता है क्या? आपसे सवाल पूछा गया था, यूपीएससी मेंस का सवाल है। ठीक है, देखिए इसमें आप लिखना क्या था, सबसे पहले उन चीज़ों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना था कि दल बदल कानून क्या है। आप इंट्रो से ही शुरू कर सकते हैं कि दल बदल कानून जो है कब पारित किया गया, किस संशोधन के द्वारा लाया गया और इसमें क्या प्रावधान है, वो छोटा सा आप लिख देंगे। देखिए 250 शब्द में ही दिया था, इसीलिए मैंने दिया था कि आप कुछ भी कहानी इसमें ना भरें। तो दल बदल के बारे में सबसे पहले लिख दीजिए। उसके पश्चात लिखिए कि इसकी चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, कब कब ये जो है दल बदल जो है इसके सामने कौन कौन सी चुनौती आपने देखे हैं आज तक, जैसे इसका दुरुपयोग क्या किया जाता है, क्या इसका कोई खास बेनिफिट तो नहीं हुआ है, क्या इसका कोई खास नुकसान हो रहा है किसी पार्टी को, क्या छोटी पार्टियों को नुकसान हो रहा है, क्या जनता को नुकसान हो रहा है। ये कुछ जो इसकी चुनौतियाँ हैं उसको आप लिख सकते हैं। या इस एक्ट की कोई कमी है तो उसको लिख सकते हैं। जैसे इस एक्ट की एक सबसे बड़ी कमी थी कि ये जो स्पीकर महोदय होते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ दे देता है। तो ये कहीं ना कहीं इस एक्ट की एक चुनौती मानी जाती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाद में बोला भी कि हम स्पीकर के फैसलों का कई बार पुनरावलोकन करना पड़ता है हमें। क्यों? क्योंकि कई बार उनको शक्तियाँ ज़्यादा दे दी गई हैं। तो ये क्या हो गया, ये उसकी चुनौती हो गई। उसके पास साथ लिखिए कि कब कब ये कानून जो है सफलतापूर्वक ये अपने लक्ष्यों में सफल रहा है, कब कब ये कानून अपने लक्ष्यों में सफल रहा है, इसको लिखिए। उसके कुछ उदाहरण दिए, कुछ बच्चों ने शानदार उदाहरण दिए थे, अलग अलग इतिहास के दौर से दिए थे। पंजाब हरियाणा का उदाहरण दिया था कुछ समय पहले का, चंडीगढ़ का उदाहरण दिया था कुछ समय पहले का, उससे पहले हिमाचल का भी उदाहरण दे सकते हैं आप, कर्नाटक का उदाहरण दिया गया था, मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया था। कुछ बच्चों ने शानदार उदाहरण लिखे थे, शानदार उदाहरण लिख दिया। क्वेश्चन का पहला हिस्सा आपने कंप्लीट कर दिया। दूसरा हिस्सा है, क्या ये विधायिका के सदस्यों की वैचारिक आज़ादी को कम करता है? कभी भी नहीं, बल्कि ये वैचारिक आज़ादी को सुरक्षित करता है। हॉर्स ट्रेडिंग, पार्टियों को तोड़ना, पैसे के लिए इधर सुधर जाना, इन चीज़ों को ये कमज़ोर करता है, लोकतांत्रिक तरीके को बढ़ावा देता है। व्हीप जैसी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारे विधायिका और संसद के सदस्य हैं, व्हीप जो है, जिस व्हीप के कारण सदस्यता जा सकती है दल बदल में, क्या होता है, व्हीप जारी होता है, वो कहीं ना कहीं संसद सदस्यों और विधायिका के सदस्यों में अनुशासन को बनाए रखने के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। और जो दल बदल का कानून है ये वैचारिक आज़ादी को कभी कुचलता नहीं है, क्योंकि इसमें एक प्रावधान ये भी शामिल किया गया है कि 2/3 से ज़्यादा सदस्य अगर हाँ भी भरेंगे तो उस पार्टी का विलय भी किया जा सकता है। और उस पार्टी के सदस्यों पर जिसमें 2/3 से ज़्यादा लोगों ने हामी भर दी है किसी पार्टी में विलय करने की, उस पार्टी के सदस्यों पर दल बदल कानून के तहत उनको निष्कासित भी नहीं किया जाता है। अतः ये जो कानून है ये लोगों के विचारधारा को, नेताओं की विचारधारा को कहीं से भी कमज़ोर नहीं करता है, बल्कि ये लोकतंत्र के मजबूत और मैच्योर होने का प्रमाण है कि दल बदल कानून जो है वो संसद के द्वारा ही एक सेकंड रुकिएगा, संसद के द्वारा ही किसके खिलाफ बनाया गया, तो संसद सदस्यों के खिलाफ ही बनाया गया है। संसद सदस्यों के खिलाफ ही, यानी कि मैं अपने ऊपर ही अपने लिए कानून बनाकर ला दूँ, संसद सदस्यों ने अपने ही ऊपर डिसिप्लिन को लादने के लिए विधायिका में और संसद दोनों के सदस्यों के लिए इस कानून को पारित किया था, जिस कानून का नाम क्या है, दल बदल कानून नाम है। ये हमारी संसद और लोकतंत्र की मैच्योरिटी को दिखाता है कि दल बदल कानून जो है वो संसद सदस्यों ने संसद और विधायिका पर लागू करने के लिए, नेतागण ने अपने ही ऊपर लागू करने के लिए इस एक्ट को पारित किया था। तथा ये विचारधारा या इंडिपेंडेंस या वैचारिक आज़ादी को कभी भी कुचलता नहीं, बल्कि उसको सुरक्षित करने का प्रयास करता है। क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं? अब ये समझ कहाँ से डेवलप होगी? जब आप पढ़ेंगे। आपके लक्ष्मीकांत में दल बदल दिया हुआ है, आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है उसको। दल बदल क्या है उसके पक्ष और विपक्ष में पढ़िए। अब होता है कि करंट से उसको ऐड करना, जैसे हिमाचल की जो घटना है जिसमें राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, वो दल बदल में आप उसका उदाहरण दे सकते हैं, जहाँ पर कुछ सदस्यों को निष्कासित भी किया गया। ये मैं क्या बता रहा हूँ कि करंट इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि आप स्टैटिक जो टॉपिक है उनको डायनेमिक तरीके से लिख सकें, आंसर राइटिंग करके। ठीक है,
अगले सवाल पर चलते, एक और सवाल डिस्कस करते हैं। उसके पश्चात हम लोग कहाँ पर चलेंगे, हम लोग दूसरे सवाल पर चलेंगे। आंसर दिखाऊंगा मैं कुछ आपको। देखिए क्या है, महाद्वीपीय संचलन के वेगनर के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्कों को लिखिए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, कुछ भी इसमें था ही नहीं बनाने वाला, फिर भी इसमें लोगों ने गलतियां कर दी। क्या गलती की लोगों ने? सबने लिखा कि वेगनर जो थे वो पर्यावरणविद थे, पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ों को खोजबीन कर रहे थे। ठीक है, ये सब चीज़ें तो सबने लिखी, ये सब चीज़ें सबने लिखी, लेकिन दिक्कत क्या आई? दिक्कत यहाँ पर ये आया कि लोगों ने ये नहीं लिखा कि जो बड़ा सा पेंजिया था, पैंथालासा था, जिससे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड का डिवीज़न हुआ, वो डिवीज़न हुआ क्यों, ये कारण लिखना ही भूल गए। सबने लिखा कि पूरा पृथ्वी पर जितने भी स्थल मंडल थे पूरा एक ही था पहले, फिर बाद में वो बट गया। क्यों बटा? विखंडन क्यों हुआ? स्प्लिट जिसको अंग्रेजी मीडियम बच्चों ने लिखा था, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट क्यों हुआ? उसके कारण दिए थे वेगनर ने, उसी कारण को तो झुठलाया गया, उस कारण को ही नहीं लिखा आपने। बाद में जब वेगनर के सिद्धांत का, देखिए मैप तो सबने देखा, आपने भी देखा, वेगनर ने भी देखा, सब देखते आए हैं, हज़ारों साल बोल रहा हूँ, सैकड़ों साल से लोग मैप देख रहे हैं। लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका में सेट करके देख लो, सेट हो जाएंगे ये। आपने सोचा था क्या कभी? नहीं सोचा होगा, सोचिएगा आज के बाद। लेकिन वेगनर ने सोच लिया। अब उसने क्या थ्योरी दिया, कैसे विखंडन हुआ, जो मुख्य कारण था विखंडन का, उसी को तो बाद में बोला गया ना कि ये विखंडन का कारण हो ही नहीं सकता। विखंडन का कारण प्लेट टेक्टोनिक है, विखंडन का कारण है कि दुर्बल मंडल के ऊपर में स्थल मंडल तैर रहा है। यही तो साइंटिफिक मॉडल लाया गया जिसके आधार पर वेगनर के सिद्धांत को नकारा गया, उसको बोला गया कि ये सिद्धांत गलत है। शुरुआत हालांकि उसने सही की, उसने ये जरूर बोला कि विखंडन हुआ, कारण उसका सही से नहीं बता पाया वेगनर। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप इस तरह के सवाल लिखते हैं ना ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी और पॉलिटी इसमें स्कोप बहुत कम होता है। साइंस, टेक, इकोनॉमी, इन सब में थोड़ा सा स्कोप कम होता है कि तात्पर्य कुछ भी आप नहीं लिख सकते हैं, बड़ा ही बंधा हुआ आपको लिखना पड़ेगा। जो पूछा गया है उसको सही से एक क्रम में लिखना होता है आपको। सबसे पहले आप वेगनर का सिद्धांत लिखिए, उसके बाद उसका कारण लिखिए, उसके बाद उसके पक्ष में पॉइंट लिखिए, फिर विपक्ष में पॉइंट लिखिए। और पक्ष और विपक्ष जब आप लिख रहे हैं तो वही 4 पॉइंट जो सब लिख कर आए हैं वो भी आप भी लिख कर आ जाएंगे, तो कोई खास फ़ायदा नहीं होगा आपको। सर्च कीजिए ज़रा एक बार इंटरनेट पर जाके कि मेरे लिए कंटेंट अगर कम पड़ रहा है तो मैं कहाँ से कंटेंट लाऊं, इसमें और क्या पॉइंट ऐड ऑन हो सकते हैं। गिर के जंगल के जो शेर होते हैं ना गुरु, वो केवल अफ्रीका और भारत में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा पृथ्वी पर कहीं भी नहीं पाए जाते हैं उस तरह के शेर। एक ही ऐसे दिखते हैं। हाँ, अफ्रीकन शेर की एक खासियत होती है, उनके गर्दन के आसपास उसके बाल जो होते हैं बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, वो थोड़ा सा भयानक दिखते हैं। लेकिन ये भी कई सारे लोग मानते हैं कि ये भी किसका उदाहरण है कि ये दोनों भूमि कभी आपस में जुड़ी हुई थी, आज अलग अलग है। इसका शानदार सा उदाहरण है। पशु पक्षी, पेड़ पौधों के नाम, फॉसिल्स के नाम, फॉसिल की आपने चर्चा की, जीवाश्म जिसको कहा जाता है, लेकिन उसका उदाहरण नहीं दिया, तो फिर ये किसी काम का नहीं है। चट्टानों का नाम, किस प्रकार चट्टान अलग हुए, उनका नाम दीजिए, उनका उदाहरण लिखिए। उसके पश्चात पक्ष और विपक्ष दोनों में पॉइंट लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन सभी ने अच्छा लिखा था, कंक्लूजन में इस बार किसी ने गलती नहीं की थी इस सवाल में। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप सवाल को इस तरह को अटैम्प्ट करते हैं तो एक क्रम में एक सही तरीके से अटैम्प्ट किया कीजिए। क्या क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले आप इंट्रो लिख दीजिए, उसके पश्चात लिखेंगे आप क्या, इंट्रो के पश्चात आप लिखेंगे वेगनर का सिद्धांत क्या था, उसके पश्चात लिखेंगे कि विखंडन का क्या कारण दिया। कुछ बच्चों ने लिखा था अलग से विखंडन का कारण, सबने गलती नहीं की, जिन्होंने गलती की उनके लिए मैं कह रहा हूँ। विखंडन का 2 ही कारण ही दिया था उसने, उन दोनों कारण को लिख दीजिए। उसके पश्चात आप यहाँ पर जाएंगे, उसके पश्चात आप पक्ष में पॉइंट लिखिए कि किस प्रकार से वेगनर के पक्ष में कुछ कुछ पॉइंट हैं। उसके पश्चात विपक्ष में पॉइंट लिखिए। फिर आप कंक्लूजन में ये जरूर लिखेंगे कि वेगनर के सिद्धांत को बाद में गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि इसके पीछे कारण जो था कुछ और कारण था, जिससे ये सिद्ध हुआ कि पृथ्वी पर सारे स्थल मंडलों का विभाजन किस प्रकार से संभव हो पाया है। जैसे भारत जो है मेडागास्कर के पास में था, भारत और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग दूर दूर तक गए, ऑस्ट्रेलिया उधर चला गया, भारत ऊपर आ गया, मेडागास्कर वहीं पर है। ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस लिए विभाजन हुआ था। इस सवाल को समझ गए होंगे। चलते आप कुछ आंसर देख लीजिए, उसके पश्चात वीडियो का एंड करेंगे। देखिए अभी जो मैंने वेगनर का सवाल डिस्कस किया उसी का आंसर है ये, एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है। और क्या लिखा था? सबसे पहले इंट्रो ये लिखा हुआ है। इंट्रो आप इसे छोटा भी लिख सकते हैं और इतना बड़ा भी चल जाता है। इंट्रो का देखिए कई सारे लोग इंट्रो को लेकर बहुत ही ज़्यादा हाइप रहते हैं, कैसे लिखा जाए कैसे नहीं। इंट्रो का तात्पर्य होता है कि सुस्पष्ट रूप से कि आप उसमें क्या लिखने वाले हैं, इसको आप छोटे छोटे शब्दों में 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में लिख दीजिए।
ठीक है। अगर 5 लाइन में बहुत ही अच्छा अर्थ निकल के आ रहा है तो लिखिए, कोई गलत नहीं होगा, आपका कोई मार्क्स नहीं काटेगा। इंट्रो में देखिए क्या लिखा है इन्होंने। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 महाद्वीपीय संचलन या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। यह भूखंड पैंजिया कहलाया। इसको घेरे हुए महासागर को पैंथालासा कहा गया। उसके पश्चात इन्होंने लिखा है कि इस प्रकार से वो डिवाइड हो गया। उसके पश्चात इन्होंने चित्र बनाया है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज बनाया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ, पंचम बनाया। यहाँ पर वही जो मैंने बताया है कि महाद्वीपीय बहाव को उत्तरदायी कारण जो वेगनर ने दिए थे, यही कारण कई सारे लोगों ने स्किप कर दिया कि विभाजन क्यों हुआ गुरु, इसको सही से लिखो तो विभाजन क्यों हुआ। आपने केवल एक लाइन में चर्चा कर दी कि महाद्वीपीय विभाजन के लिए उसने 2 कारण बताए, गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा पृथ्वी घूमने के कारण से उत्पन्न बल या ज्वारीय बल, इसको बताया। एक लाइन में ही लिख दिया लोगों ने। सही से उनको पहला कारण, दूसरा कारण, थोड़ा सा कारण अगर एक्सप्लेन कर सकें तो भी सही है। आप उतना करके उसके पश्चात ही आगे बढ़ें, क्योंकि यही तो 2 कारण हैं जिनका खंडन किया गया, तभी तो जाके वेगनर का सिद्धांत जो है वो गलत साबित हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कारण इन्होंने लिखा, उसके पश्चात पक्ष में भी कुछ पॉइंट लिखे जी और विपक्ष में भी कुछ पॉइंट लिखे हैं और इनका आंसर अच्छा था। विपक्ष और पक्ष में कुछ पॉइंट और लिख सकते थे, लिखना भी चाहिए था, लेकिन आंसर एवरेज आंसर जो स्टूडेंट लिखते हैं वो ऐसा ही लिखते हैं और इसलिए आपको मार्क्स में मिल जाता है ठीक ठाक। इसमें अच्छा लिखा था इन्होंने। एक और आंसर दिखाता हूँ बाढ़ वाला, जिसमें साइंटिफिक समाधान क्या हो सकता है वो जरा देखिए और उसको कोशिश कीजिएगा कि उसी प्रकार समाधान लिखें। ओके, देखिए सवाल बाढ़ वाला है। क्या है कि सवाल क्या था कि बिहार में बाढ़ की समस्या का मूलभूत कारण कौन से हैं, इसका भौगोलिक समाधान, इसका वैज्ञानिक समाधान क्या हो सकता है, ये लिखना था। 200 शब्द मैंने मात्र दिया था ताकि आप इधर उधर की चीज़ों को न लिखकर डायरेक्ट समस्या और समाधान लिखें। इन्होंने इंट्रो परफेक्ट लिखा है, मैक्सिमम बच्चों ने इंट्रो अच्छा ही लिखा था, बहुत सारे बच्चों का इंट्रो यही था और इंट्रो अच्छा लिखते हैं। क्या है, बिहार देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। इसके 38 में से 28 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। उसके बाद कितना क्षेत्र है कि ये सब लिख दिया इन्होंने, इंट्रो खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने एक मैप बनाया। मैप अति आवश्यक होता है जब भी बिहार स्पेशल संबंधी ज्योग्राफी के सवाल पूछे जाएं आज के बाद, या आपदा प्रबंधन के सवाल पूछे जाएं, या आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाए, तो वहाँ पर मैप बनाकर उस चीज़ को, जैसे आर्ट एंड कल्चर है तो कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ पाई गई उसको, अगर आपदा प्रबंधन है तो कहाँ पर किस कारण से कोई भी आपदा उत्पन्न हो रही है, किन क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही है, कृपया करके उसका मैप सहित दिखाएं। मैप अति आवश्यक होता है। जैसे बिहार स्पेशल में आप 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लिख रहे हैं तो वहाँ पर एक मैप डालिए, ये दिखाइए कि 18 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रभावित जगह कौन कौन से थे। आपका आंसर थोड़ा सा उन लोगों से अच्छा हो जाएगा जिन्होंने मैप वगैरह का उपयोग नहीं किया है। आपको समझ में आ रही, इतनी बारीकी से बड़े बड़े नहीं बताते हैं यूट्यूब वाले, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है। समझिएगा इस चीज़ को गहराई से, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, ये वो चीज़ है जो आपके पॉइंट, आपके मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब इन्होंने मैप बहुत ही अच्छा बनाया, कई सारे लोगों ने केवल मैप बनाकर छोड़ दिया था। ये गलती नहीं करना है। आपको बाढ़ से प्रभावित इलाकों को कम से कम ड्रॉ ही कर दीजिए, कुछ नहीं तो बांट लिया, उत्तर बिहार को ही दिखा दिया कि ये इलाका क्या है, तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। प्रवण का तात्पर्य होता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ओके, बिहार में बाढ़ आने के कारण इन्होंने कारण लिखे, मूलभूत कारण जो है, और मानव निर्मित कारण, प्राकृतिक कारण। आप इस प्रकार से भी बांट सकते हैं, बिना बांटे भी आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से कारण है, पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, पांचवा कारण। और अगर आपको कोई समझ में आता है तो केवल उसको लिखकर छोड़ दीजिए, एक्सप्लेन मत कीजिए अगर शब्द सीमा है तो। क्या बता रहा हूँ मैं कि ये लिखने का आपका अपना पर्टिकुलर तरीका हो सकता है, इसके कारण से कोई ज़्यादा मार्क्स और डिफरेंस नहीं पड़ते हैं। ठीक है, उसके पश्चात देखिए क्या है, वैज्ञानिक समाधान। अब इन्होंने लिखा है कि भाई क्या करना चाहिए कि जहाँ से बिहार में नदियाँ आ रही हैं उन क्षेत्रों में बांध बनाना चाहिए। ये उपाय तो भारत सरकार आज भी करने की कोशिश कर रही है कि जिन नेपाल के ऊपरी वाले हिस्सों में क्यों ना बांध का निर्माण किया जाए, जिससे बिहार के जो निचले वाले हिस्से हैं, वो नदी के नीचे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर बाढ़ न आए। उसके बाद इन्होंने लिखा है नदी जल में जमा गाद साफ़ करने के लिए डोजर जहाज़ों की मदद ले सकते हैं। सही लिखा है इन्होंने। ऐप बनाने से थोड़ी नदी का गाद साफ़ होगा, आप बताइए मुझे। सब लोगों ने ऐप बनवाया है, ऐप बना के आप केवल मोबाइल में डाल सकते हैं, बाढ़ कैसे रोकेंगे आप? हाँ, लोगों का जान माल को थोड़ा सा नुकसान ज़रूर रोक सकते हैं, लेकिन बाढ़ का दीर्घकालिक समाधान तो नहीं हुआ ना, है ना।
स्पंज सिटी की अवधारणा, ये बहुत कम बच्चों ने लिखा था, कुछ कुछ बच्चों ने ज़रूर चर्चा की है। स्पंज सिटी की अवधारणा, ये चाइनीज़ मॉडल है, जापान में भी इसका उपयोग करते हैं समुद्र तट के इलाके वाले लोगों में। स्पंज सिटी से क्या तात्पर्य होता है, इस प्रकार का हम सिटी बनाए जो बाढ़ जैसी चीज़ों को आसानी से झेल सकें और उससे क्या हो, हमारा शहर जो है वो सुरक्षित रहे बाढ़ से या पानी के किसी भी कारण से। अर्बन फ्लड में भी स्पंज सिटी की अवधारणा लाई जा सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर समयबद्ध बाढ़ की जानकारी प्राप्त करने से लोगों की जान माल को हानि को बचा सकते हैं। दोहरा तटबंध मॉडल, इसको भी अपना सकते हैं जिससे क्या हो कि बाढ़ जो है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सके। उसके पश्चात नदी जोड़ों परियोजना या कोई और भी चीज़ आप कर सकते हैं बाढ़ को रोकने के लिए। इसके अलावा और भी समाधान हो सकते हैं। मैंने एक कॉपी दिखाई है, कई सारे लोगों ने ये समाधान लिखा है, ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने ही लिखा है, कई सारे लोगों ने ये लिखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कई सारे लोगों ने इस तरह का समाधान लिखा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि एक ही कॉपी में था, सबके कॉपी में मेंशन नहीं कर सकता हूँ वीडियो में, इसीलिए एक का उदाहरण मैंने लिया है। कि मैंने क्या बताया आपको कि किस प्रकार से सवाल आते हुए भी आप गलती ना करें, इसलिए सवाल को 2 बार 3 बार पढ़कर उसके डिमांड को समझने के पश्चात कलम चलाना चाहिए। यहाँ पर प्रैक्टिस करते समय गलतियाँ कीजिए, होने दीजिए, गलतियाँ हो रही है तो जब तक आप लिखना शुरू नहीं करेंगे आप लिख नहीं पाएंगे। सोचते रहे हैं सितंबर से आज तक, अगले सितंबर तक आप सोचते रहेंगे, नहीं लिख पाएंगे जब तक आप पहली बार कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में भी इसी तरह से मैं कुछ सवाल लेकर आऊँगा आपको समझाने के लिए, और आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। और कल परसों मैं कोशिश करता हूँ कि एक डिटेल गाइडेंस वीडियो लाया जाए, क्योंकि आवश्यकता पड़ रही है बच्चों को। उसके पश्चात हम लोग आगे भी आपके हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कोई फीडबैक देना हो तो ज़रूर दीजिएगा, क्या कुछ सुधार किया जा सकता है या कोई और आपको समस्या आ रही हो, कोई भी फीडबैक आप दे सकते हैं। फीडबैक के लिए हमेशा ओपन रहता हूँ मैं। ओके, थैंक यू सो मच।